Hello aspirants, welcome to the online platform of GOIS एंड हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे फर्स्ट सेशन में। हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ऑप्शनल को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस आईआर सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों काफ़ी सारे टॉपर्स और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स पॉलिटिकल साइंस आईआर की तरफ जाते हैं, और हम अगर पॉलिटिकल साइंस आईआर सब्जेक्ट को ऑप्शनल की तरह चूज करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सब हमने हमारे फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेशन देखकर नहीं आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाएं और फर्स्ट सेशन को पहले देखें, उसके बाद ये सेकंड सेशन कंटिन्यू करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था पॉलिटिकल साइंस आईआर और इसमें हमने सिग्निफिकेंस हमने देख ली थी। हमने पहले डिस्कस किया था कि 500 मार्क्स के जो दो पेपर हैं उन दोनों पेपर में कौन कौन सी सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम फिर से थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। पेपर 1 हमने देखा था। पेपर 1 में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और पॉलिटिकल थ्योरी में हम सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में क्या करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। इसके अलावा हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ साथ पॉलिटिक्स में और पॉलिटी में यूज होने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इक्वालिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। सिमिलरली जस्टिस को हम डिस्कस करेंगे। हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, हम लेजिटिमेसी के बारे में पढ़ेंगे। हम कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पॉलिटिक्स के डोमेन में यूज होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। कौन से पेपर में, पॉलिटिकल थ्योरी में। उसके बाद हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया दिए गए हैं। जैसे कौटिल्य आप देख सकते हैं, बुद्धिज्म देख सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय, देन तिलक, एंड देन सो मेनी पीपल आर हियर, गांधी, नेहरू, अंबेडकर एंड एटसेट्रा। सो ऑल दीज पीपल वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर पार्ट 1 ऑफ पेपर 1. Post that we are going to study in our paper, in our part 2 of the paper 1, Indian government and politics. In this we are going to study about the governance system in India. We will learn about the freedom struggle of India, along with that the constitution making of India. After that about the constitution and the governance in India, all the three pillars of the governance, that is the legislature, judiciary and the एग्जीक्यूटिव। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। आफ्टर दैट उसमें हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे। उसमें हम पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में समझेंगे कि इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कैसे फंक्शन करती है, और इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। उस इलेक्शन के प्रोसेस को कौन से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका होगा पेपर 1। पेपर 2 की हम बात करेंगे तो पेपर 2 थोड़ा सा अलग है पेपर 1 से। पेपर 1 में हम काफी कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट पेपर 2 जो हमारा है वो थोड़ा सा डायनेमिक रहेगा। इसका भी जो पार्ट 1 है उसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रिलेटिवली नया टॉपिक होगा उन लोगों के लिए जो कि पहले ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ कर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ के आए हैं अपने ग्रेजुएशन में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहे, बट हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम इंटरनेशनल रिलेशन की जो बेसिक थ्योरीज होती है कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे कंडक्ट होते हैं, कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, इंटरनेशनल रिलेशन की जो हिस्ट्री है वो कैसी है, और आज कंटेम्प्रेरी टाइम में कैसे कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं, और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड मींस इसमें हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फॉर्म हुई और वो आज तक किस तरीके से क्या हो रही है, वेरी होती जा रही है। उसमें हम जो सारी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे नेहरू गवर्नमेंट, देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, आफ्टर दैट राजीव गांधी गवर्नमेंट एंड अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, एंड पोस्ट दैट द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एंड करंटली द मोदी गवर्नमेंट, इन सारी गवर्नमेंट्स में कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या हुई है, चेंज हुई है, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स रहे हैं, फैक्टर्स रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट हम ये भी पढ़ेंगे कि कंटेम्प्रेरी इंडिया के
बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नेशंस हैं उनके साथ कैसे रिलेशंस हैं और रिलेशन कैसे फॉर्म होते हैं और उनका बेस क्या होता है, क्योंकि सारी कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशन फॉर्म हो रहे हैं उनका बेस जो होता है अलग अलग होता है, उसके पीछे बैकिंग अलग अलग होती है। कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सर्टेनली फॉलो होते हैं, हमेशा फॉलो होते हैं, और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और क्या बोलते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ साथ आप मानेंगे कि कुछ बिलीव्स हैं, ऐसे बिलीव्स हैं जो कि क्या होते हैं अलग अलग कंट्री के साथ क्या करते हैं, वेरी करते हैं। उन कंट्रीज के साथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो भी क्या करती है, वेरी करते हैं, और उसी बेस पे इंडिया अब आगे की पॉलिसी क्या करता है, उन कंट्रीज के लिए फॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 हो जाएगा, और ये पेपर 1 जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी क्या 250 मार्क्स का होगा। ये चीजें हम अपना सेशन 1 में क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने सेशन 1 में ये भी देखा कि सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस आईआर का, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कि सक्सेस रेट काफी अच्छा है, ओवरलैप विद जनरल स्टडीज है, डेफिनेटली आपका GS2 ओवरलैप करता है जनरल स्टडीज के साथ, GS2 के साथ आपके पॉलिटिकल साइंस आईआर का सिलेबस क्या करता है, ओवरलैप करता है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद आपको क्या होगी, हेल्प करेगा। नो बैकग्राउंड इन सब्जेक्ट इज नीडेड, मतलब अगर पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आप PSIR सब्जेक्ट को अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हेल्प इन करंट अफेयर्स में हेल्प करता है। हेल्प इन द UPSC इंटरव्यू, डेफिनेटली ये आपकी रैशनैलिटी को क्या करता है, इनहांस करता है। जब आप पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी रैशनैलिटी इनहांस होगी, और रैशनैलिटी इनहांस होने से कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, बढ़ेगी, और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ने से आप अपने आप को बेटर आर्टिकुलेट कर पाओगे और बेटर ऑर्गेनाइज कर पाते हो, ठीक है। देन मेनी टॉपर्स विद पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, ये इतना सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है, बट डेफिनेटली हम देखते हैं कि कई सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने PSIR को चूज किया है और इसके साथ काफी अच्छा क्या किया है, उन्होंने स्कोर किया है। अब हमने एक चीज और देखी थी कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो आपकी क्या करती है, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग को क्या करती है, एनहांस करती है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ह्यूमैनिटीज पढ़ने का, कि कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एनहांस होती है। और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मिलने वाले हैं जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। दैट्स व्हाई ओवरऑल PSIR इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस आईआर का एग्जैक्ट सिलेबस है क्या। हमने पहले डिस्कस किया है कि हम 2 पेपर इसमें होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब हम पेपर 1 के सिलेबस को और पेपर 2 के सिलेबस को डिटेल में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको यह क्लैरिटी हो जाए कि हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए हम देखते हैं कि हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में हमने देखा कि हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। और पॉलिटिकल थ्योरी में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल थ्योरी एग्जैक्टली होती क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इसकी मीनिंग एंड अप्रोचेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये हमको कहीं ना कहीं ये बताएगा कि कैसे हम सिविलाइज हुए और क्यों हमें पॉलिटिक्स की जरूरत महसूस हुई। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप हिस्ट्री को जानते हो, जब आपको ये पता लगता है कि अभी आप जिन इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हो वो इंस्टीट्यूशन एग्जैक्टली उनका ओरिजिन क्या है, उनकी जरूरत क्यों पड़ी, और वो इंस्टीट्यूशन पहले कैसे थे और आज कैसे है, ठीक है। ये जो पूरा इवोल्यूशन का जर्नी आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका एक जो कनेक्ट होता है सब्जेक्ट से वो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट से जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको सिलेबस कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तब आपको सब्जेक्ट में क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर आप उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने में क्या होते हो, सक्षम होते हो। तो ये जो पहला चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे दैट इज द पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली पॉलिटिक्स का बिगिनिंग कहां से हुआ। इसमें हम थोड़ा सा इवोल्यूशन का हिस्ट्री देखेंगे कि आज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशन आए कहां से, और डे बाय डे क्या इन इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। दैट इज इन आवर फर्स्ट chapter, that is the political theory, that is in the political theory. Now after that उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, दैट इज द थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट। अब ये थ्योरी ऑफ स्टेट में मैं आपको एक चीज बता दूं सिंपली कि थ्योरी ऑफ स्टेट में ये स्टेट वो नहीं है कन्वेंशनल स्टेट जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, कि हम राजस्थान को एक स्टेट कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ को एक स्टेट कह रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश को एक स्टेट कह रहे हैं, ये वो स्टेट नहीं है।
और आई थिंक काफी लोग जान रहे होंगे कि ये स्टेट क्या है एग्जैक्टली। ये स्टेट हम अगर ऐसे सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये कंट्री को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो एक स्टेट की हम क्या करेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे। तो ये स्टेट मतलब काइंड ऑफ कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट जो स्टेट का मतलब होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्टेट एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि स्टेट होता क्या है और स्टेट की अलग अलग क्या है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्या है और डिफरेंट क्या है थ्योरीज। तो उसमें हम लिबरल थ्योरी, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट। अब आपको हो सकता है अभी ये टर्म सारे नए लग रहे हो अगर आपने नहीं पढ़े हैं, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे तो थ्योरी ऑफ स्टेट्स को समझना हमारे लिए बहुत क्या रहेगा, आसान रहेगा। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी, देन थ्योरी ऑफ स्टेट, देन वी विल लर्न अबाउट द जस्टिस। अब हम देखते हैं हमारे आसपास कि हम न्याय की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं, तो हम एग्जैक्टली समझेंगे कि जस्टिस होता क्या है और जस्टिस का ओरिजिन कहां से हुआ, कब समाज में न्याय की बात होने लगी, समाज कब कलेक्टिव हुआ, कब ऑर्गेनाइज हुआ और समाज में न्याय की बात होने लगी, और न्याय के सिद्धांत कैसे बने, थ्योरीज ऑफ जस्टिस कैसे बनी, और थ्योरीज ऑफ जस्टिस में अलग अलग लोगों ने क्या क्या थ्योरी दी, अलग अलग लोगों के क्या बिलीफ सिस्टम थे, और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, इस जस्टिस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ये हमको एनलाइटेंड करेगा, ये टॉपिक हमको क्या करेगा, एनलाइटेंड करेगा। हमको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि सोसाइटी में वास्तविकता में जब हम न्याय की बात करते हैं, जब हम जस्टिस की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली जस्टिस होता क्या है और जस्टिस सर्व हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट थ्योरीज में पढ़ने वाले हैं। तो जस्टिस के अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हम देखेंगे, कई लोगों को पता भी होगा कि जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छी और एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है, दैट इज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक। डेफिनेटली आप कोई थ्योरी अगर पॉलिटिकल डोमेन में देखेंगे तो उसका कोई ना कोई क्रिटिक तो आपको मिलेगा ही, और हमको देखना भी चाहिए हमेशा, क्योंकि कोई भी चीज यूनिवर्सली क्या नहीं हो सकती, एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता, उसके कहीं ना कहीं अदर एस्पेक्ट्स होते हैं और उन पे क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिलता है। तो हम इसमें कम्युनिटेरियन क्रिटिक के बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में। हम हमेशा सुनते हैं कि सोसाइटी इक्वल होनी चाहिए, जेंडर जस्टिस होना चाहिए, जेंडर्स के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो हम एग्जैक्टली समझेंगे कि इक्वालिटी का मतलब होता क्या है। कॉमन मैन के टर्म्स में हम इक्वालिटी को जानते हैं, बट एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमको इक्वालिटी का जेनेसिस करना है, पूरा इक्वालिटी का ओरिजिन कहां से है और इक्वालिटी पे कौन सी थ्योरीज दी गई है। अब हम उसमें सोशल इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये अलग अलग इक्वालिटी होती क्या है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रीडम, समानता और स्वतंत्रता, दोनों के बीच में क्या देखेंगे, एक रिलेशन देखेंगे। नो नीड टू वरी, अगर आपको ये टर्म्स नए लग रहे हैं तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे टर्म्स जब आप सीख जाएंगे उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड को और आपकी जो सोसाइटी को लेकर ओपिनियन है उसको डेफिनेटली क्या करेगा, चेंज करेगा। और ये चेंज तो करेगा ही, और ये जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट सीखोगे वैसे वैसे आप बहुत ज्यादा अच्छे से आंसर राइटिंग क्या कर पाओगे, इफेक्टिवली कर पाओगे। और आंसर राइटिंग सिर्फ इसी सब्जेक्ट की नहीं, ये जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो आपको GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में भी आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कई सारे पर्टिकुलरली PSIR क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ पाते हैं और अदर सब्जेक्ट्स में हम उनको नहीं पढ़ पाते। एग्जाम्पल के लिए आई एम नॉट सेइंग कि कोई सब्जेक्ट, फिर से मैं बता देता हूं कि कोई सब्जेक्ट बुरा है या अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट PSIR का थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे आप पढ़ने वाले हो जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करेंगे, अलॉन्ग विथ आपके आर्टिकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप ऐसे बहुत अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जब रहेगी तो आपको सोशल एस्पेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं डिफरेंट क्या है, डिफरेंट व्यूज आपको पता रहेंगे। आपकी मल्टी डायमेंशनल जो आपका एस्पेक्ट है उसको ये क्या करेगा, टच करेगा। और ऐसे लिखने में आपको डेफिनेटली मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो इक्वालिटी में पढ़ पाएंगे अपन, देन अफर्मेटिव एक्शन के बारे में हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन अगर नया वर्ड है आपके लिए तो नो नीड टू बॉदर, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द सिलेबस नाउ। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द राइट्स, द क्लेम्स, मीनिंग एंड थ्योरीज। राइट्स क्या होते हैं, राइट्स का मीनिंग क्या है, राइट्स की डिफरेंट थ्योरीज क्या है,
डिफरेंट काइंड ऑफ राइट, हम जानते हैं कि हमने ह्यूमन राइट जानते हैं, हम लोग फंडामेंटल राइट जानते हैं, हम लोग लीगल राइट जानते हैं, हम लोग नेचुरल राइट जानते हैं, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्या है राइट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ह्यूमन राइट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी एग्जैक्टली क्या होती है। क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी की डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम जान रहे हैं क्या होती है, बट एग्जैक्टली हम इसको सारी थ्योरीज के थ्रू क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत इजी टॉपिक है। मैं अभी आपको जितने भी टॉपिक बताए वो 6 टॉपिक, ये 6 टॉपिक कहीं ना कहीं क्या होते हैं, आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं पूरे जीएस में क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, और ऑप्शनल में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ पावर। अब हम जानते हैं कि पावर तो पॉलिटिक्स का एक इनएविटेबल पार्ट है, पॉलिटिक्स, पावर के बिना पॉलिटिक्स होती नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की हम बात करेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे हेजेमनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी। अब ये तीनों आपके लिए नए वर्ड्स हो सकते हैं। आइडियोलॉजी तो मेरे हिसाब से सबने सुना होगा, बट इस आइडियोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आइडियोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है, अभी हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे। बट ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, हेजेमनी, आइडियोलॉजी एंड द लेजिटिमेसी, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के चैप्टर में। ये भी काफी सिंपल और अच्छा चैप्टर है। फिर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आइडियोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। उसमें हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, एग्जैक्टली लिबरल थिंकिंग क्या होती है, सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, सोशलिस्ट थिंकिंग क्या होती है, मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स ने क्या अपनी ओपिनियन दी थी सोसाइटी के लिए और उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, क्या प्रिंसिपल्स दिए। फासिज्म के बारे में पढ़ेंगे, गांधीज्म के बारे में पढ़ेंगे और फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले किसमें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। और जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हेल्प करती है थ्योरीज ऑफ स्टेट को समझने में। क्योंकि हम जब लिबरलिज्म पढ़ेंगे तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि लिबरलिज्म का स्टेट को लेकर क्या ओपिनियन है, और वही थ्योरी क्या हो जाएगी, थ्योरी ऑफ स्टेट हो जाएगी, लिबरल थ्योरी। समझ गए। तो ये दूसरा सेकंड जो टॉपिक है और ये 8 जो टॉपिक है, इन दोनों में बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, सिमिलैरिटी मिलेगा। मतलब अगर हम 8 को पूरा पढ़ रहे हैं तो 2 को हमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो दिस इज योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड देन कम्स द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देन कम्स द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और हम लोग काफी हद तक जानते भी हैं, हम जीएस में भी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ये एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट है, इसमें हम कौटिल्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या था और उस ट्रेडिशन का आज कंटेम्प्रेरी इंडिया में और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या सिग्निफिकेंस है। सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ने वाले हैं, एम के गांधी, महात्मा गांधी के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में और एमएन रॉय के बारे में पढ़ने वाले। और इनके अलावा भी कुछ और पॉलिटिकल इंडियन थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि इसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं है बट डेफिनेटली हमको पढ़ने होंगे। ओके, सो ये हो गए आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज आवर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दैट इज आवर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्ट में जो पॉलिटिकल थॉट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें से काफी ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। ओके, और इसको समझना कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, बिकॉज प्लेटो से ही क्लासिकल ट्रेडिशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। बिकॉज क्लासिक्स और बहुत अच्छे जो डॉक्यूमेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से जो पॉलिटिकल थॉट्स को और पॉलिटिकल थिंकिंग को, पॉलिटिकल थ्योरी को लिखा गया है, वो प्लेटो से ही क्या होता है, शुरू होता है। तो प्लेटो हमको पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में, देन मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्सी एंड हैना एरेंडेट। इनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। और इनके अलावा भी कुछ और पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, और इनमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आपको ये थ्योरीज पता चलेगी वैसे वैसे आप एनलाइटेंड फील करेंगे, बेटर फील करेंगे, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्या होगा, बिल्ड होगा। तो ये पूरा जो आपको दिखा अभी तक, ये आपका पार्ट 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपके पेपर 1 का पार्ट 1 है, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग पार्ट रहता है। कैसा रहता है सर,
स्कोरिंग पार्ट रहता है, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। तो आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। अब चलते हैं पार्ट 1 के, पेपर 1 के पार्ट 2 की तरफ। अब जो पार्ट 2 है, देखिए सिलेबस हो सकता है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको थोड़ा बड़ा लगे, पर मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा कि ये सिलेबस लिटरली इतना बड़ा है नहीं जितना लग रहा है। क्यों? क्योंकि काफी सारा पोर्शन जो है वो जीएस के साथ क्या है, कॉमन है, और काफी सारी चीजें इनके अंदर भी कॉमन है। इनके अंदर भी क्या है, कॉमन है कि एक ही टॉपिक जो है वो वापस आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ा। जैसे हमने अभी देखा था थ्योरीज ऑफ स्टेट, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, और नीचे जब आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे तो आप लिबरलिज्म पढ़ेंगे। तो लिबरलिज्म जब पढ़ेंगे आइडियोलॉजी में तो डेफिनेटली वो उसके स्टेट की थ्योरी उसमें बताएगा, तो वो ओवरलैप हो रहा है। ओके, तो काफी कुछ इसमें क्या होता है सर, ओवरलैप होता है। अब ये जो आपका है दैट इज योर पार्ट 2। पार्ट 2 पे बात करते हैं। अब पार्ट 2 को आप देखेंगे, ये क्या है सर, आपका पार्ट 2 है पेपर 1 का। पार्ट 2 में आप मोर और लेस इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में जो मेजर चीजें आप पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको आपके जीएस 2 में मिलने वाली है। मतलब आपका ये पूरा जो पार्ट है पार्ट 2 पेपर 1 का, वो पूरा का पूरा आप किसमें पढ़ने वाले हैं, आपके जीएस 2 वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है। चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे इंडियन नेशनलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में, इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म जो टॉपिक है ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पूरी हिस्ट्री इंडिया की कवर करने वाले हैं, और उस हिस्ट्री में आप इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑप्शनल में इसमें आपको उसी को थोड़ा सा किस एंगल से पढ़ना है, थोड़ी उसकी पॉलिटिकल ओपिनियन आपको क्या करनी है, कंसिडर करनी है। तो यहां हम देखेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज की। आपका फोकस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल को पूरा हम पढ़ेंगे, पर उस पे हमारा फोकस रहेगा कि पॉलिटिकली कौन सी चीजों को उन्होंने करने की क्या करी है, कोशिश करी है। क्लियर? देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह। अब आपको पता है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ना है उसमें आपको पता चलेगा कि गर्म दल भी था, नरम दल भी था। कुछ लोग ऐसे थे जो मॉडरेट्स थे, कुछ लोग ऐसे थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट्स जो थे वो ये कहते थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे जाना चाहिए, मास सत्याग्रह पे नहीं जाना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे नहीं, हमको मास मूवमेंट करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर पॉलिटिकली थोड़ा सा इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडरेट एक वेव थी और एक्सट्रीमिस्ट एक वेव थी। सिमिलरली मॉडरेट्स बिलीव कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, और एक्सट्रीमिस्ट बिलीव कर रहे थे किसमें, एक्सट्रीमिस्ट बिलीव कर रहे थे मास मूवमेंट में। तो आप देखोगे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज जो थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, वो भी क्या हुई, टाइम के साथ बदली। सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे जा रहे थे, फिर सत्याग्रह। आप देखेंगे कि सत्याग्रह वाली जो चीज है, मास सत्याग्रह वाली चीज, वो कब हुई, जब गांधी जी इंडिया आए, तभी ये मास सत्याग्रह क्या आया, पिक्चर में आया। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से मास सत्याग्रह पे हम गए। फिर हम देखेंगे कि हमको क्या मिला, नॉन कॉपरेशन मिला। नॉन कॉपरेशन भी हमको किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। फिर सिविल ओबीडियंस देखेंगे, ये भी हमको महात्मा गांधी के आने के बाद मिला। फिर हम देखेंगे मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। मिलिटेंट मूवमेंट आप देखेंगे कि इंडिया में एक वेव ऐसी भी थी जो चाह रही थी कि हम मिलिटेंसी से क्या कर लें, फ्रीडम गेन कर लें, बट वो थोड़ा सा मुश्किल काम था, ठीक है, क्योंकि उसमें मास पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा नहीं करते थे, जबकि नॉन वायलेंट मूवमेंट में मास पार्टिसिपेट कर लेता था। बट स्टिल जो मिलिटेंट नेशनलिज्म वाली फीलिंग है उसने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, किसमें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो हम मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पीजेंट्स के अपने कंसर्न्स थे, किसानों के अपने कुछ दुख दर्द थे, वर्कर्स के अपने कुछ दुख दर्द थे, और इसीलिए उन सब ने किसमें पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म वाले स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला टॉपिक, दैट इज द इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का एक पॉइंट। अब आता है सेकंड पॉइंट, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। पर्सपेक्टिव मतलब इस पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग आइडियोलॉजीज ने क्या किया है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लिबरल देखेंगे।
अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये कोई नया टॉपिक नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा, आपके पार्ट 1 में जो आपने पढ़ा कि लिबरलिज्म एग्जैक्टली क्या फिलॉसफी है, लिबरलिज्म एग्जैक्टली क्या आइडिया है, जब आपको वो पता रहेगा तो डेफिनेटली आप बिना पढ़े भी बता सकते हो कि लिबरल थ्योरी जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में क्या सोचती होगी, क्योंकि आपको बेसिक्स जो है लिबरलिज्म का वो क्या होगा, पता होगा। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। फिर सोशलिस्ट, डेफिनेटली आप सोशलिज्म भी पढ़ के आए हो, मार्क्सिज्म भी आप पढ़ के आए हो, रेडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित अप्रोच, ये दलित अप्रोच जो है ये भी कहीं ना कहीं उसमें टच हो जाएगी जब हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, गॉट इट। तो ये सारा आपको क्या हो जाएगा, पहले ही आप जान रहे होंगे इस चीजों को। तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इसमें हम जानते हैं कि 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट बनाया ब्रिटिशर्स ने, वहां से लेके हम 1947 तक देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बीच में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट बनाए, उन सारे एक्ट की हम क्या देखेंगे, डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, फॉर्म किया। वो सारी चीजें हम कहाँ जीएस में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी फिर से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा पढ़ने का रहेगा वैसा ही, पर इसमें थोड़ा सा क्या करना है, हमको वेरिएशन करना है। अब लीगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल की लीगेसीज हम कैसे पढ़ेंगे, वही 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, फिर उन्होंने क्या किया 1813 में चार्टर एक्ट बनाया, फिर 33 में फिर बनाया, फिर 53 में फिर बनाया, फिर 57 में बनाया, ठीक है। फिर काउंसिल एक्ट बनाए, फिर मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आए, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, फिर साइमन कमीशन आया। ये सारी जो डिटेल हिस्ट्री है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो हम इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ेंगे जीएस में, फिर हम यहाँ फिर से पढ़ेंगे। तो कितनी सारी चीजें हमारी क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। तो वो ब्रिटिश आपकी क्या हो गई, लीगेसी हो गई। ब्रिटिशर्स जो कानून बना के गए उनको हमने कई सारे जो उनके एक्ट्स और पॉलिसीज थे उनको हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, अडॉप्ट किया। फिर हम देखेंगे डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब यही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है इसमें हम डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल क्या देखेंगे, पर्सपेक्टिव देखेंगे कि सोशल स्ट्राटा जो है, अलग अलग स्ट्राटा, उनका जो टेक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेके वो क्या है, अलग अलग है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा आपका जीएस 2 में है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए द प्रीएम्बल पूरा आप जीएस में पढ़ेंगे, इसमें हम फिर से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसे होता है, जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे। समझ गए, ये पूरा आपका जीएस 2 से क्या होता है, ओवरलैप होता है। और इसमें भी हम उसको बहुत ज्यादा अच्छे से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आता है ये, दैट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये भी आप जीएस 2 में पढ़ के आओगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आप जीएस 2 में पढ़ के आओगे, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट में आप क्या पढ़ोगे, एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ोगे, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ोगे। ये सारा क्या हो रहा है सर, ओवरलैप हो रहा है किसके साथ, आपके जीएस 2 के साथ। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट। पूरा का पूरा आप क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो। किसमें, जीएस में पढ़ने वाले हो और उसमें भी पढ़ने वाले हो। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सर, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। म्युनिसिपल गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। 74 और 73rd और 74th अमेंडमेंट ने ही क्या किया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। ग्रास रूट मूवमेंट, फिर ग्रास रूट मूवमेंट देखेंगे उनके किससे, पंचायती राज से जुड़े हुए। गॉट इट। आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये पूरा जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है सर, ओवरलैप हो रहा है। बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया कुछ पढ़ना है, ये सारी चीजें आप पढ़ लिए रहोगे पहले से। चलिए नेक्स्ट देखते, थोड़ा सा इसका बचा हुआ है अभी। ये देखिए, ये जो पेपर 1 है उसका थोड़ा सा बचा है बस। वो क्या कह रहा है, फेडरलिज्म के बारे में आप पढ़ोगे, किसमें, वही जीएस 2 में पढ़ोगे फेडरलिज्म के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ोगे, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे।
इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड द रीजनल एस्पिरेशन एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब इसमें आप क्या है ना, एग्जैक्टली फेडरलिज्म के बारे में पढ़ोगे, फेडरलिज्म होता क्या है, उसके बाद आप देखोगे इंडियन फेडरलिज्म में क्या है ऐसा जो कि बाकी फेडरलिज्म से ये थोड़ा अलग है और फुल्ली फेडरल क्यों नहीं है। उसके बाद आप पढ़ोगे सेंटर स्टेट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब फेडरलिज्म की बात मैं कर रहा हूं तो मोर देन वन पावर ऑफ क्या है, सेंटर है, मोर देन वन सेंटर ऑफ पावर है, तो उसमें सेंट्रल लेवल पे भी क्या बनता है, कानून बनता है, और स्टेट लेवल पे भी क्या बनता है सर, कानून बनता है। और जब दोनों लेवल पे कानून बनता है तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉपर डिमार्केशन होना बहुत जरूरी है। वो डिमार्केशन कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है, बट स्टिल कई जगह पे एनोमलीज और एम्बिग्यूटीज आती है। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम होती है, और कई बार डिवोल्यूशन जो होता है पावर का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तभी हमको कई बार जुडिशरी की भी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, और ये हमको सब जगह क्या करेगा, हेल्प करेगा। पूरे जीएस के पेपर्स में हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन टेंडेंसी एंड रीजनल एस्पिरेशंस। रीजनल एस्पिरेशंस का क्या मतलब है, रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब है कि हम देखते हैं कि कई जगह पे कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको बाइफरकेट कर दिया जाए, दो स्टेट बना दी जाए। एग्जांपल के लिए आप देखोगे कि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ये जो एक एस्पिरेशन था वो पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी है, लोगों की विल भी थी कि उनको एक अलग तेलंगाना स्टेट चाहिए। ये एक रीजनल एस्पिरेशन है, एक रीजन की एस्पिरेशन है कि वो चाह रहे हैं कि हमको पॉलिटिकली क्या कर दो, दो यूनिट बना दिया जाए। सिमिलरली ऐसी एस्पिरेशंस आपको कई जगह देखने को मिलती है इंडिया में। कई जगह पे कई स्टेट्स ये चाहते हैं कि उनको बाइफरकेट कर दिया जाए या ट्राइफरकेट कर दो या फिर उनके चार पार्ट कर दो, ऐसा देखने को मिलता है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। डेफिनेटली हमने देखा है कि अभी अगर प्रेजेंटली बात करें तो बेलगावी जो डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, वो एक रीजन को लेकर है। वैसे रिवर के डिस्प्यूट भी आपको देखने को मिलते हैं, वाटर डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में। तो स्टेट्स के बीच में भी बहुत सारे क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। उन डिस्प्यूट्स को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज द प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको पता है कि 47 में जब हम आजाद हुए थे उसके बाद इंडिया में प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, चैलेंज था कि हम कैसे हमारी इकोनॉमी को क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। और उस समय हमने देखा कि नेहरू और गांधी के बीच में कहीं ना कहीं एक ओपिनियन का क्या था, डिफरेंस भी था कि नेहरू जो थे वो एक ट्रिकल डाउन अप्रोच में बिलीव कर रहे थे और गांधी जो थे वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि ग्रास रूट लेवल पे क्या करो, काम करो, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बेनिफिट जाएगा उसका। पर नेहरू वाज ऑफ बिलीव नो, ट्रिकल डाउन वुड हैपन। अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो रीप होके कहाँ जाएगा, नीचे के लेवल तक जाएगा। दोनों अप्रोच में क्या था, डिफरेंस था। और अल्टीमेटली हमने कौन सी अप्रोच ली और हमने कौन सी किस तरीके की प्लानिंग प्रोसेस थी हमारी, उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द रोल ऑफ प्लानिंग एंड द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हम जान रहे हैं कि हमने जब नेहरूवियन मॉडल को फॉलो किया और अल्टीमेटली जाके हमने थोड़ी सी हमारी सोशलिस्ट लीनिंग थी, ये हमको समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में। हमारी सोशलिस्ट लीनिंग थी, उस वजह से हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं किया और हमारा फोकस किस पर था, पूरा पब्लिक सेक्टर पे था। हमने पब्लिक सेक्टर को ज्यादा काम दिया और हम चाह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर ग्रो करे, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने देखा कि हमने HYV हाई यील्ड वेराइटी यूज करने के बाद हमारा जो सीरियल्स का प्रोडक्शन है वो क्या हुआ, बढ़ गया। हरित क्रांति जिसको कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आजादी के पहले लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत ज्यादा क्या था, लैंड था, क्योंकि पॉलिसीज जो थी पिछले 500-600 साल से ऐसी चल रही थी कि लैंडलॉर्डिज्म बहुत ज्यादा क्या था, प्रिवेल कर रहा था। उस वजह से लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत ज्यादा क्या था, लैंड था, और उनके पास बहुत ज्यादा लैंड था। और जो पीजेंट्स थे, एग्जैक्टली जो किसान थे, उनके पास लैंड नहीं था। तो आजादी के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके पॉइंट सबके सामने आया कि अब जो है हम किसानों को क्या करेंगे, एग्जैक्टली लैंड देंगे, क्योंकि उनको अगर हम लैंड देंगे तो लैंड उनको देने से ये होगा कि वो खुद उगा पाएंगे, खुद खा पाएंगे, और सरप्लस जो होगा उसको बेच पाएंगे। इससे उनकी गरीबी क्या होगी, दूर होगी, और इससे कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ भी हम बढ़ेंगे ग्रेन्स प्रोडक्शन में, ओके। और ये लैंड हम लाएंगे कहां से, वो जो एक्सेस लैंड लैंडलॉर्ड्स के पास है उनसे कॉन्फिस्केट करेंगे और एग्जैक्टली जो पीजेंट्स हैं, जो किसान है, उनको देंगे। तो लैंड रिफॉर्म उसको कहते हैं। लैंड रिफॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं एक बेसिक आइडिया सिर्फ आपको दे रहा हूं, हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। एग्रेरियन रेगुलेशन, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमने देखा कि 1991 में हमने क्या किया, LPG किया, दैट इज
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें समय लग जाएगा, इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एलपीजी के बारे में भी है इस चैप्टर में। ओके, तो ये आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको ओवरऑल एक चीज तो समझ आ रही होगी कि ये सारी चीजें जो है आपको क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। ये काफी हद तक आप इकोनॉमिक्स में पूरा क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो, ठीक है। देन कम्स द कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट के बिना तो इंडियन पॉलिटिक्स अधूरा ही है, रिलीजन के बिना भी अधूरा है और एथनिसिटी के बिना अधूरा है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में ये तीनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके बेस पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपनी एक हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश करती है। हेजेमनी हो सकता है नया वर्ड हो, हम लोग पढ़ेंगे कि हेजेमनी एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो हो सकता है बड़ा लग रहा हो, पर बड़ा है नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि ओवरलैपिंग है, फिर से वही वाली बात है। फिर आता है पार्टी सिस्टम। इंडिया में पार्टी सिस्टम चलता है, नेशनल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज। हम जानते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई ना कोई क्या होता है, आइडियोलॉजिकल बेस होता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है। कोई एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे कि अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आया था, कि वो करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो कि करप्शन के काफी अगेंस्ट थे, और करप्शन से क्या दिक्कत हो रही थी उनको, करप्शन से तो सभी परेशान रहते हैं, बट जो कॉमन मैन था वो कहीं ना कहीं उनका क्या बना, बेस बना। उनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, तो उनका बेस कौन बना, कॉमन मैन बना। तो जैसे इसी तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना क्या होता है, एक सोशल बेस होता है। किसी पार्टी का बेस कास्ट हो सकता है, किसी पार्टी का बेस रिलीजन हो सकता है, और ये हम देखते हैं, हम प्रैक्टिकली बात भी करेंगे इस पे कि कौन सी पार्टी है जो रिलीजन के बेस पे काम कर रही है, कौन सी पार्टी जो कास्ट बेस पे क्या कर रही है, अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रही है। सब पार्टी का क्या है, कोई ना कोई पॉलिटिकल बेस, सोशल बेस होता है। पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। कोलिशन पॉलिटिक्स की हम लोग बात करेंगे कैसे होती है। प्रेशर ग्रुप्स हम जान रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है, बट पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसमें, इलेक्शन विनिंग में और अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉर्म करने में। तो वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, और वो बाद में जब वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो सपोर्ट करके सत्ता में लाते हैं या पावर में लाते हैं, जब वो पावर में आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके की पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के लिए। समझ रहे? जैसे एग्जांपल के लिए आप मानेंगे एक एबीवीपी जो है, एबीवीपी एक स्टूडेंट ग्रुप है और एक प्रेशर ग्रुप है। सिमिलरली एनएसयूआई जो है वो भी एक स्टूडेंट ग्रुप है, पर क्या है, प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं रहते। ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर। इलेक्टोरल बिहेवियर का ट्रेंड्स अपन देखेंगे कि एग्जैक्टली इतने साल में कैसे इंडियन पॉलिटिक्स क्या करी, अपने आप को बदला है, कैसे वोटर का बिहेवियर क्या हुआ है, चेंज हुआ है, कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव है कि वो किस नैरेटिव पे काम कर रहे हैं, उस नैरेटिव के बेस पे कैसे वोटर ने अपने आप को क्या किया है, बदला है, अपने बिहेवियर को चेंज किया है। ये सब चीजें हम देखेंगे किसमें, इलेक्टोरल बिहेवियर में। चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर मतलब वो लोग जिनको आप चूज करके पार्लियामेंट भेज रहे हो या लेजिस्लेटिव असेंबली भेज रहे हो, वो लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है कि वो कौन से सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल पे आ रहे हैं, उनका एग्जैक्टली इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कैसे चेंज हुआ है, वो उन इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ उनका सोशल स्टेटस भी हम लोग चेक करेंगे कि वो कौन से कास्ट, क्रीड, रिलीजन से आ रहे हैं, और उसका एक ट्रेंड हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन कम्स द सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट में ये आ जाएगा कि सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट्स। इसमें हम इंडिया में होने वाले सिविल मूवमेंट्स और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अब तक कौन से हुए। विमेन का मूवमेंट देखेंगे, विमेन के कौन से मूवमेंट हुए, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। ये हमारे सोशल मूवमेंट हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और मूवमेंट है जो हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। गॉट इट? सो दैट्स द पार्ट 2 ऑफ द पेपर 1। तो पेपर 1 आपका पूरा यहाँ क्या हो गया है सर, एक्सप्लेन हो गया है, और उस पेपर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम एक्सप्लेन कर लिए हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पेपर 1 में जो पार्ट 1 है उसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सारे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेमोक्रेसी, राइट, इक्वालिटी, इसके बारे में, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्ट 2 जो है वो तो पूरा आपका जीएस से लिंक कर रहा है। उसमें इंडियन नेशनलिज्म, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग देखेंगे,
फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीजर सारा। फिर यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में, एंड देन कम्स द फेडरलिज्म, प्लानिंग प्रोसेस, कास्ट रिलीजन, पार्टी सिस्टम एंड द सोशल मूवमेंट। ये आपका हो जाएगा सर क्या, पेपर 1 पूरा। ठीक है, इस पेपर 1 को बहुत ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। 250 में से हम इजीली 175 180 मार्क्स तक क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, और यही हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं और अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पेपर 2 के सिलेबस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप स्टडिंग। और आप डेफिनेटली सिलेबस को डाउनलोड कर ले या फिर जो इन स्लाइड्स में बना हुआ है उसको लिख ले और अपने पास रखे और उसको रीड करें। सिलेबस को कम से कम 4 से 5 बार रीड करें ताकि आपके माइंड में इम्प्रिंट रहे कि आपका सिलेबस क्या है। उसी हिसाब से हम बुक्स और कंटेंट को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। थैंक यू।